हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करते हैं वेक्टर की इस प्रॉब्लम को। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर p एंड q इज r। तो दो वेक्टर है भाई, क्या नाम दिया है, एक वेक्टर p है एक वेक्टर q है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, r वेक्टर। क्या बोल रहा है आगे कि अगर मैं q को डबल कर दूं, इफ q इज डबल्ड, अगर मैं q को 2q कर देता हूं, देन द न्यू रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p। तो जो नया रिजल्टेंट वेक्टर आता होगा, सपोज मैंने बोल दिया r डैश, तो जो r डैश है ये परपेंडिकुलर होता है पी के। तो मुझसे पूछा भाई आप आर की वैल्यू बता दीजिए, आप आर की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक्चुअली दो तरीके से किया जा सकता है, बट थोड़ा सा अगर इस डायग्राम को देखें तो बढ़िया लगेगा इस सवाल को। डायग्राम के थ्रू से अगर समझते हैं हम लोग, तो मान लीजिए ये ऐसा वेक्टर पी है और कहीं ऐसा वेक्टर मैंने मान लिया क्यू, और इनका रिजल्टेंट कहीं इधर पे आ गया आर। अब कुछ लोग के मन में सवाल आएगा कि सर ये P और Q के बीच में आपने ऑब्ट्यूज एंगल ही क्यों ले लिया, आपने कोई ऐसा डायग्राम क्यों नहीं बनाया। सपोज दिस इज P वेक्टर Q वेक्टर। तो बेटा बात ऐसी है कि अगर मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा ना, तो ये जो सेकंड कंडीशन बोल रहा है ये फुलफिल ही नहीं होगी। क्या सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि Q को अगर मैं डबल करूंगा, तो Q को अगर मैं डबल कर दिया, मान लीजिए ऐसा कुछ, ये डबल हो गया मान लीजिए, और P ऐसा ही रहेगा, तो इनका जो रिजल्टेंट आया R डैश वो परपेंडिकुलर हो जाए P के। ऐसा पहले वाले केस में पॉसिबल ही नहीं है। रीज़न है कि दो वेक्टर जो भी होते हैं उनका जो रिजल्टेंट होता है उनके बीच बीच में, मतलब इन द सेंस कि उनको इधर में से ही कहीं ना कहीं से पास होगा, इधर से ही कहीं ना कहीं से पास होगा। तो अगर इनके बीच में एक्यूट एंगल होता तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि रिजल्टेंट यहाँ से P के परपेंडिकुलर जा पाता। तो इसका मतलब पहले से ही इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, ये तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। तो दूसरे केस में बोल रहा है क्यू को कर दिया 2q, और बोल रहा है हमसे भाई अब r डैश जो आया नया वो परपेंडिकुलर है p के। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि आप r की वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए r की वैल्यू निकाल दीजिए। तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो r रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम सबको पता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हमको पता है, p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 pq cos ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ भी सब कुछ सही है। अच्छा, तो मुझे तो पता नहीं है कि इनके बीच का एंगल कितना है, cos थीटा कितना है। तो एक्चुअली उसको निकालने के ही दो तरीके मैं इस क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, दो मेथड में बताता हूँ जिसके थ्रू आप cos थीटा निकाल सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 देखते हैं जरा। मेथड वन ये है बेटा कि देखिए r डैश वेक्टर जो है वो p के परपेंडिकुलर है। तो मुझे पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर इस वाले वेक्टर के साथ जो एंगल बनाता है इसको हम लोग अल्फा एंगल बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग अल्फा। दो फॉर्मूले पढ़ते हैं हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मुझको पता है कि टेन अल्फा, अल्फा तो 90 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल क्या, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो ये रेशियो की वैल्यू इनफाइनाइट तभी हो सकती है अगर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ए यहाँ पे वेक्टर है p प्लस बी वेक्टर यहाँ पे क्या है 2q एंड कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी बाई 2q। आना भी चाहिए था निगेटिव कॉस थीटा को, ऑब्ट्यूज एंगल है देखिए। तो कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पी बाई 2q अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो रिजल्टेंट की वैल्यू मुझको मिल जाती है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस आएगा कॉस थीटा की वैल्यू 2pq कॉस थीटा की वैल्यू p बाई 2q। माइनस पहले ही मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ, q से q कैंसिल होता है और 2 से 2 कैंसिल होता है। रिजल्टेंट आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, रिजल्टेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, क्यू के बराबर आ गई। और ये हमारा ऑप्शन नंबर, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये तो एक तरीका रहा, ये तो एक तरीका रहा। बात ऐसी है कि इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ, यही cos थीटा निकालने का तरीका है। मेथड नंबर 2, मेथड 2 क्या होगा बेटा कि मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो r डैश वेक्टर है ये तो p के परपेंडिकुलर है, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। और r डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, r डैश को मैं लिख सकता हूँ p वेक्टर प्लस 2 टाइम्स q वेक्टर डॉट p वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस बात है भाई, r डैश जो है वो p और 2p प्लस 2q का रिजल्टेंट ही तो है, या p एंड 2q वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो है। अब p डॉट p सेल्फ डॉट प्रोडक्ट p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 p डॉट q को मैं लिखूंगा pq
कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, पी स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ये आ जाएगा 2pq कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर, पी से पी कैंसिल आउट होता है, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है माइनस पी अपॉन 2q, माइनस पी अपॉन 2q, जो कि कॉस थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ भी ऐसे ही निकाला था, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस पी बाई 2q। तो एक डॉट प्रोडक्ट अप्रोच है, और एक जो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखते हैं, जहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर एक वेक्टर के साथ एंगल बना रहा होता है, जिसको हम लोग अल्फा करके डिफाइन करते हैं, वहाँ से भी दोनों जगह से कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और वंस कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई माइनस पी बाई 2q, देन तो उसके बाद मुझे क्या करना है, इस कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही करना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।